Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 19th of April 2022, Tuesday. Motivation of the day is courage is like a muscle, we strengthen it by use. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Loan to be costlier as banks hike rates. Few banks, including State Bank of India, the country's largest lender, and some other large banks have decided to increase their benchmark lending rate. What is benchmark lending rate? The marginal cost of fund based lending rate, that is MCLR. So few banks has decided that they are going to increase their MCLR, and because of this increase into MCLR, now, the customer has to pay more on their housing loans, auto loans, and other types of retail loans. और अगर SBI की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 बेसिस पॉइंट से MCLR इंक्रीज़ किया, जो कि 15 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा। यानी 1 ईयर के जो MCLR हैं उनको रिवाइज़ करके 7.1 कर दिया गया है। 2 और 3 ईयर्स के जो MCLRs हैं उनको रिवाइज़ करके 7.3 और 7.4 तक इंक्रीज़ कर दिया गया है। एंड आई होप दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जाम्स, दे मस्ट बी knowing about MCLR. MCLR is nothing, it is a benchmark interest rate, which is the minimum rate. It is the minimum prescribed rate which banks are followed allowed to lend. तो बैंक्स को ये जो मिनिमम MCLR है ये फॉलो करना पड़ता है, या इतने मिनिमम एटलीस्ट इस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को लेंडिंग करना अलाउड है। इससे नीचे जो बैंक्स हैं वो ऑटो लोन्स या हाउसिंग या किसी भी अदर तरह के रिटेल लोन्स नहीं लैंड कर सकते। एंड मोस्ट लोन्स आर लिंक टू 1 ईयर MCLR। SBI के साथ एक्सिस बैंक ने भी अपना जो MCLR है वो इंक्रीज़ किया है। इसके बाद अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक कोटक महिंद्रा, इसने भी अपना 1 ईयर का जो MCLR है वो 5 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज़ किया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा जो पब्लिक सेक्टर लेंडर है उसने भी अपना MCLR 5 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज़ किया है। मोर और लेस जो भी ये इंक्रीज़ है MCLR में, ये अप्रैल 12 से अप्रैल 15 के बीच में इम्प्लीमेंट होना है विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 12 टू अप्रैल 15 डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स। और ये MCLR इंक्रीज़ कब आया? जबकि RBI ने कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिए हैं कि अब RBI हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जाएगा या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा इन ऑर्डर टू कर्टेल द इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कहीं RBI ने जो इस बार की लास्ट रिव्यू मीटिंग हुई थी अर्लियर इन दिस मंथ, उसमें ये इंडिकेशन दिए थे कि नाउ RBI विल गो फॉर विदड्रॉइंग एकोमोडेशन और पॉलिसी टाइटनिंग या पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन के लिए जाएगा। जो एक्सेस मनी है, एक्सेस लिक्विडिटी है, उसको मार्केट से एब्जॉर्ब करेगा इन ऑर्डर टू टैकल द चैलेंजिंग इन्फ्लेशन, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन 7 का पॉइंट क्रॉस कर चुकी है और जो WPI वो कंटिन्यूसली कई महीनों से डबल डिजिट में चल रही है। तो RBI के इस इंडिकेशन के बाद बैंक्स ने अपना MCLR इंक्रीज़ किया है। सीधा सीधा ये अब इंडिकेट कर रहा है कि नाउ इंडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग फॉर पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन और विदड्रॉइंग एकोमोडेशन, और जिसकी वजह से जो लोन्स हैं वो कॉस्टली होंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा। मिनिमम इंटरेस्ट जब MCLR बढ़ गया तो जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करेंगे रिटेल लोन्स में वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो मनी सप्लाई है हम कह सकते हैं वो रिड्यूस होगी, और मनी सप्लाई अगर रिड्यूस होगी दैट विल इवेंचुअली इम्पैक्ट द डिमांड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। डिमांड भी कम होगी और डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली इट विल हैव द इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, जो कि कंटिन्यूसली स्पेशली CPI इन्फ्लेशन जो कंटिन्यूसली 7 पॉइंट से ऊपर चल रही है लास्ट 2 मंथ से। तो दिस इज़ द MCLR ऑफ वेरियस बैंक्स, 1 year MCLR in terms of percentage. So State Bank of India 7.1, Bank of Baroda 7.35, Axis 7.4 and Kotak Mahindra 7.4। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के MCLR इंक्रीज़ करने के बाद जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी इस तरह के इंक्रीज़ पर जा सकते हैं, जिससे जो लोन है वो अब कॉस्टली होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर
4 of Business Standard. WPI inflation in March, second highest since 2004. जैसा कि अभी हमने पहली न्यूज़ में डिस्कस किया है कि जो WPI है वो कंटिन्यूसली कई महीनों से डबल डिजिट्स में चल रहा है और CPI जो है वो भी 7 का मार्क क्रॉस कर चुका है। और अगर मार्च महीने की बात करी जाए, मार्च का WPI देखा जाए तो WPI स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो मार्च के महीने में WPI अपने सेकेंड हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, जो कि पिछले कई सालों का सबसे बड़ा नंबर है। हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, या हम बोलें 2004, जो 2003 और 2004 का जो इन्फ्लेशन सीरीज़ है उस सीरीज़ में यह सेकेंड हाईएस्ट लेवल है WPI का। So, as per the recent data released by Industry Department on Monday, shows that WPI increased to a 4 months high, that is 14.55% in the month of March. और इसका सीधा सीधा रीज़न यही है कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन, उसका इम्पैक्ट हमें WPI पर देखने को मिल रहा है, दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो 2003 और 2004 की सीरीज़ में अगर देखा जाए WPI को, मतलब पिछले लास्ट 2 डेकेड्स का अगर हम डेटा उठाएं तो दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ WPI। इससे पहले कब WPI इससे ज़्यादा हुआ था? नवंबर लास्ट मंथ में, नवंबर 2021 में जो WPI था वो 14.87% तक शूट कर गया था, जो कि अब सेकेंड हाईएस्ट नंबर हो चुका है 14.55 इन द मंथ ऑफ मार्च। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। और जो नवंबर में देखने को मिला था वो कोविड इंड्यूस्ड सप्लाई चेन जो डिसरप्शन हुआ था उसकी वजह से देखने को मिला था। और अगर एवरेज इन्फ्लेशन की बात करी जाए कि फाइनेंशियल ईयर 22 में एवरेज WPI कितना रहा, तो दैट इज़ ऑल्सो 2 डिजिट्स इन नंबर, 12.96%। तो 12.96% WPI हमें फाइनेंशियल ईयर 21 में एवरेजली देखने को मिला। और पिछले 30 सालों का ये सबसे ज़्यादा WPI, सबसे बड़ा नंबर है WPI का, सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है WPI में। और इसी WPI और इंक्रीजिंग CPI की वजह से फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रीअसेस्ड इस accommodative पॉलिसी स्टांस, और कहीं ना कहीं RBI ने इंडिकेट किया है कि नाउ RBI विल गो फॉर प्रायोरिटाइजिंग इन्फ्लेशन इन चेक ओवर इंसेंटिवाइजिंग ग्रोथ. So this is the WPI and WPI food. This orange line indicates the WPI food and this blue line indicates, a blue graph indicates the overall WPI जो कि 14.55% तक पहुंच चुका है. Why here we are considering WPI food? क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से फूड कमोडिटीज़ में स्पेशली हम देखें तो ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ WPI में जो बास्केट है उसमें जो इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज, मेजरली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फूड एंड अदर रिलेटेड कमोडिटी प्राइसेस, जिसकी वजह से जो WPI है वो अपने सेकेंड हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, दैट इज़ 15.55. इसके अलावा अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में भी डिफरेंस देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिटेल इन्फ्लेशन रजिस्टर करी है इन कंपैरिजन टू द नेशनल एवरेज. जैसे कि बात करें, हालांकि एक जो ट्रेंड है प्राइस इंक्रीज़ का बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वो तो हर स्टेट में देखने को मिल रहा है. इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि कुछ स्टेट्स में नहीं है, इन्फ्लेशन तो हर स्टेट में है, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड रजिस्टर किया है, जिन्होंने ज़्यादा इन्फ्लेशन रजिस्टर करी है इन कंपैरिजन टू अदर्स. जैसे कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और आसाम. इन 3 स्टेट्स ने नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में ज़्यादा CPI इन्फ्लेशन रजिस्टर करी है. CPI इन्फ्लेशन की अगर बात करें इन 3 स्टेट्स में तो ज़्यादा रही 8% से. मार्च का डेटा इंडिकेट करता है कि इन 3 स्टेट्स में जो CPI इन्फ्लेशन रही वो 8% से भी ज़्यादा रहा, जबकि जो नेशनल एवरेज रहा वो अप्रॉक्सीमेटली 7.1% तक रहा. तो इन 3 स्टेट्स ने अलग अदर स्टेट से कंपैरिजन में ओवरऑल नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगाई फेस करी. और अगर रूरल और अर्बन को देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखने को मिला इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज ऑफ दीज
3 स्टेट्स। तो स्टेट वाइज भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है सीपीआई के केस में एज पर द रीसेंट डेटा रिलीज। और कहीं ना कहीं जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जिस तरीके से कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल फैक्टर्स, उसे इंडियन इकोनॉमी जो है वो अछूता नहीं रह सकता। इसी को लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड ने, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं मिस्टर वी अनंता नागेश्वरन, उनका एक इंटरव्यू पब्लिश किया है और उसमें उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि इंडियन इकोनॉमी मे फील द पिंच ऑफ हायर कमोडिटी प्राइसेस। और जिस तरीके से कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को, रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करेगा एज पर अवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो पैंडमिक से अच्छी तरीके से रिकवर हो रही है, रेजिलियंस उसने शो किया। बट यस, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको कि जो कि कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, जिसमें जिस तरह से कमोडिटी प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल रीजंस, उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंट फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल प्राइस में जो इंक्रीज हो रहा है, जो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, all these are going to impact the India's private sector as well as the other sectors as well। और उन्होंने सजेशन भी दिया है कि प्राइवेट सेक्टर को अभी फ़िलहाल के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने से पहले थोड़ा सा मार्केट को या इकोनॉमी को देखना चाहिए, क्योंकि इवन देयर आर सम इनकरेजिंग अर्ली साइंस आर विजिबल, बट येस, private sector need to wait for clear demand visibility before going for their capital expenditure plans। इसके बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमी नॉट इम्यून टू निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आरबीआई। जैसा कि हमने पहले आर्टिकल में भी डिस्कस किया है कि कई सारे इकोनॉमिस्ट हों, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर हों, चाहे वो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हों, all are accepting and acknowledging that yes, because of the certain external factors or international factors that are uncontrollable, उसका negative impact Indian economy पर पड़ेगा। Definitely we all are living into the globalized village। एक इकोनॉमी में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट दूसरी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। कोई भी इकोनॉमी, इंडिया ही नहीं, कोई भी इकोनॉमी इस पर्टिकुलर इंटरलिंकिंग से अलग नहीं है। ये हम ये नहीं कहते किसी अगर एक इकोनॉमी में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट दूसरी इकोनॉमी पर ना पड़े, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंक्रीज हो रही हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट, उसका शॉक हमें इंडियन इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। और देखने को मिलेगा क्या, मिल ही रहा है। चॉक्ड सप्लाईज और इंक्रीज कमोडिटी प्राइसेस की वजह से जो हमारी WPI है, CPI है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो अदर सेक्टर्स पर भी देखने को मिल रहा है। और RBI के पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ऐसा आरबीआई ने एक्नॉलेज किया है इनटू मंथली स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट। तो आरबीआई की जो मंथली रिपोर्ट पब्लिश होती है स्टेट ऑफ इकोनॉमी, उसमें आरबीआई ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, द शॉक्स दैट आर emanating are going to choke the supplies and increase the commodity prices। और Indian economy cannot be immune to such negative externalities। और बहुत सारे जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने यूक्रेन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी स्लैश डाउन कर दिया है, यूक्रेन का जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है उसको भी स्लैश डाउन कर दिया। एंड द फॉल आउट ऑफ द वॉर एंड रिटेलिएटरी सैंक्शंस और उसके इम्पैक्ट जो हैं वो इंडिया के इन्फ्लेशन पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्लियरली विजिबल है एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। तो आरबीआई ने कहा है कि बिकॉज ऑफ द निगेटिव फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोलेबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडिया में इन्फ्लेशनरी रिस्क देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग कमोडिटी प्राइसेस, इंपोर्ट जो है वो हमारे इंपोर्ट बिल्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। इसके अलावा हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्पैक्ट करेगा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, जॉबलेसनेस देखने को मिलेगी, इंक्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट्स होंगे, ट्रेड जो अकाउंट्स हैं उनमें डेफिसिट्स देखने को मिलेगा, इंडिया का जो कैपिटल आउटफ्लो इनफ्लो है वो इम्पैक्ट करेगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया या हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक
इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है आरबीआई की स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट ने, जो कि इंडिया को देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नल इवेंट्स। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन को भी लेकर के और इन्फ्लेशन को भी लेकर के आरबीआई ने जो अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमी की रिपोर्ट है उसमें कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं, और आगे आने वाले मंथ में आरबीआई ने क्लियर इंडिकेशन दिए हैं कि आरबीआई जो है वो अब इन्फ्लेशन को टैकल करेगी थ्रू एमपीसी। एमपीसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी मैंडेट क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। तब आरबीआई ने बोल दिया कि अब फिलहाल के लिए ग्रोथ सपोर्ट से ज़्यादा इन्फ्लेशन टैकल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए अभी जो रीसेंट रिव्यू मीटिंग है उसमें तो आरबीआई ने जो पॉलिसी रेट्स है वो अनचेंज रखे हैं, लेकिन आरबीआई ने ये इंडिकेशन दिया है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आरबीआई विल गो फॉर और विल फोकस टू विड्रॉ द accommodative instances, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल increasing price, global supply chain disruption, increasing commodity prices, increasing CAT, trade deficit, all these factors, all these challenges needed to be tackled to ensure that Indian economy will again go for robust growth. So India faces these challenges from the position of strength, built on a broadened vaccine coverage, financial sector resilience, robust export and remittances, and fiscal reprioritization to spur the capital spending on infrastructure. तो जो इसके अलावा जो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, उनको भी आरबीआई की स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में आरबीआई ने डिस्कस किया है। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी लेकर भी आरबीआई की रिपोर्ट में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म शो किया गया कि आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज वैक्सीनेशन कवरेज, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल सेक्टर, रोबस्ट एक्सपोर्ट, जो कि अभी हमने भी रिसेंटली $418 बिलियन का जो टारगेट अचीव किया है, और रेमिटेंसेस और फिस्कल रेमिटेंसेस में भी इंक्रीज देखने को मिला बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। आरबीआई और रिपोर्ट इज एक्चुअली एंटिसिपेटिंग सर्टेन पॉजिटिव डेवलपमेंट इन केस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द आरबीआईज व्यू ऑन इकोनॉमी। एज पर आरबीआई जो ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो वाइडन करेगा को एग्जिस्टिंग विद पोर्टफोलियो कैपिटल आउटफ्लो। इसके अलावा फूड और बेवरेज जो इन्फ्लेशन है वो अभी मार्च के मंथ में 7% तक रहेगी या रही होगी, जो प्रोजेक्शन है आरबीआई की। इसके अलावा हीट वेव्स की वजह से भी इकोनॉमी की डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा एज पर द रिसेंट रिपोर्ट बाय आरबीआई। अपार्ट फ्रॉम इट, इंडिया हैज़ सम पॉजिटिव डेवलपमेंट एज वेल, लाइक ब्रॉड एंड वैक्सीनेशन कवरेज, स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड रोबस्ट एक्सपोर्ट। और इन सब की वजह से आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है एज पर द आरबीआई प्रोजेक्शन। इसी के साथ में एक एसबीआई रिपोर्ट की भी कुछ हाइलाइट्स दी हुई थी, उसको भी हम यहीं कवर करने की कोशिश करेंगे। एसबीआई रिपोर्ट, स्टेट नीड टू कट फ्रीबीज, रीसेट स्पेंडिंग। सो एसबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि पॉपुलिस्ट स्कीम अडॉप्ट कर रहे हैं जस्ट टू गेन द पॉलिटिकल माइलेज। कौन कौन से पॉपुलिस्ट स्कीम जिसको एसबीआई रिपोर्ट ने कवर किया है? एज पर द एसबीआई, फ्यू स्टेट्स आर एक्चुअली ऑफरिंग स्कीम्स लाइक लोन वेवर and with the GST compensation from the center ending in June. So एसबीआई की रिपोर्ट ने बोला है कि जो ये फ्री बीज ऑफर करी जा रही है, लोन वेवर ऑफर किया जा रहा है टू डिफरेंट सेक्टर्स, इसको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि दीज फ्री बीज आर एक्चुअली इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल। और करंट सिनेरियो में तो इस तरह के फ्री बीज और लोन वेवर्स और अदर तरह के कॉम्पनसेशन ऑफर करना स्टेट्स के जो फाइनेंशियल बिल्स हैं, स्टेट का जो रेवेन्यू है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो एसबीआई ने बोला है कि अब जो कुछ स्टेट्स हैं इनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर को इन अकॉर्डेंस विद द रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि जीएसटी कॉम्पनसेशन भी का जो टाइम पीरियड है वो भी एंड हो रहा है जून के महीने में। तो अब स्टेट्स को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ देयर जीएसटी रेवेन्यू लॉस फ्रॉम सेंटर। तो अब इन स्टेट को कहीं ना कहीं रैशनलाइज करना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर प्लान्स को। किसी भी तरह के लोन वेवर्स या फ्री बीज उनको ऑफर नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह की फ्री बीज और जो ये लोन वेवर्स की जो पॉलिसीज हैं, दीज पॉलिसीज आर नॉट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, और वो स्टेट्स की इकोनॉमी या फिजिकल डेफिसिट को फर्दर इंक्रीज करेंगे और स्टेट्स को अपने एक्सपेंडिचर मैनेज करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, ऐसा बोला गया है एसबीआई की रिपोर्ट में।
अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. स्टॉक स्लिप्स ऑन अर्निंग सेटबैक इन्फ्लेशन डेटा. तो कंपनीज की Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने शुरू हो चुके हैं एंड बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स देयर इज अ अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट्स बाय इंडेक्स हैविंग हाई वेट्स Infosys एंड HDFC बैंक ड्रैग द मार्केट्स लोअर ऑन मंडे. और इसके अलावा अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट्स के अलावा इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड ने भी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको निगेटिवली इम्पैक्ट किया, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडाइसेस में देखने को मिला. सेंसेक्स जो है वो 2.01% से फॉल हुआ और निफ्टी में भी सेम ट्रेंड और सेम फॉल देखने को मिला विद 1.73%. So because of the earning disappointment, because of the inflationary trend, rising bond yield, the indices are seeing the downward trend or they have registered the fall. और जिसमें IT फर्म्स जो हैं वो उनमें या उनके स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला. Infosys में -7.3% का फॉल देखने को मिला, फॉलोड बाय HDFC बैंक, टेक महिंद्रा एंड विप्रो. अगर गेनर्स की बात करी जाए जो NTPC, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, टाइटन और HUL वर द गेनर्स इन स्पाइट ऑफ द shock into the indices. These few companies have managed to gain in terms of their stock valuation. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. न्यू बिज प्रीमियम्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जंप 37% इन मार्च. कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि SIP रजिस्ट्रेशन जो है वो 88% तक इंक्रीज़ किया है इन फाइनेंशियल ईयर 22. आज के बिजनेस में जो नए इंश्योरेंस स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है उनके इंक्रीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है. जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन्होंने मार्च के मंथ में अपने जो नए बिजनेस प्रीमियम है उसमें बिग राइज रजिस्टर किया. नए बिजनेस प्रीमियम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NBP, दैट इज न्यू बिजनेस premium. So life insurance in the month of March has witnessed a big rise in their NBP at 37%, owing to the strong performance of initial public offering bound LIC. तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हमें LIC के NBP में देखने को मिला, जिसकी वजह से जो टोटल लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 37% का NBP इंक्रीज देखने को मिल रहा है. LIC में कितना परसेंट हुआ? LIC में 51% का इंक्रीज देखने को मिला. इट मीन्स आफ्टर कोविड जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है. पीपल आर नाउ ऑप्टिंग फॉर मोर इंश्योरेंस प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिसका इम्पैक्ट हमें चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो हर इंश्योरेंस के प्रीमियम पर NPP पे देखने को मिल रहा है. तो LIC के जो नए बिजनेस प्रीमियम है यानी जो नए रजिस्ट्रेशन है वो 51% तक इंक्रीज़ किए हैं, जबकि ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर 37% तक इंक्रीज़ किया इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम. सो फाइनली इन द वेक ऑफ पैंडमिक फाइनेंशियल ईयर 21 में सिंगल डिजिट से ग्रोथ किया था इंश्योरेंस सेक्टर, बट नाउ इट हैज़ अचीव्ड इट्स डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 22 विद NBP ग्रो एट 13%. तो फाइनेंशियल ईयर 22 में 13% का न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ देखने को मिला था, जबकि 21 में इट वॉज सिंगल डिजिट नंबर. और अब ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में भी ये डबल डिजिट से ही ग्रोथ करेगा, जो कि प्री पैंडमिक में हो रहा था इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ. तो इंश्योरेंस सेक्टर ने अपना जो प्री पैंडमिक लेवल है वो भी अचीव कर लिया, और इसके अलावा और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और ज़्यादा पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. एक्सपोर्ट एट $18.79 बिलियन टिल मिड अप्रैल, अप 37%. पिछले कुछ टाइम से हम कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट रिलेटेड डेटा को डिस्कस कर रहे हैं, जाके इंडिया ने एक ह्यूज टारगेट अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट. अप्रॉक्सीमेटली $418 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 22 में रजिस्टर्ड किया है, जो कि टारगेट से कई पॉइंट्स ऑन नंबर्स ज़्यादा था. तो अभी अप्रैल तो मार्च तक का तो डेटा क्लियरली अवेलेबल है, बट अप्रैल के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ $18.79 बिलियन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक ऑफ अप्रैल. अप्रैल के इनिशियल 2 हफ्तों में इंडिया ने $18.7 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो कि
पिछले साल से 37% ज़्यादा, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 37% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने अप्रैल के 2 वीक्स में इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, because of the external demand continue to be robust as per the Commerce Department's preliminary data. और अगर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हटा देते जो कि इसमें ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहे हैं जिनके प्राइस, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हटा देते तो इंडिया ने 23.64% का ग्रोथ अचीव किया है ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। हालांकि दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का डेटा इट्स अ वेरी रोजी पिक्चर, बट अगर क्लियर पिक्चर देखनी है तो हमें इंपोर्ट के डेटा को भी देखना पड़ेगा। इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। अगर हम देखें अपने इनबाउंड शिपमेंट का वैल्यूएशन तो $25.84 बिलियन का इंपोर्ट किया है इंडिया ने इन द वेरी सेम पीरियड, यानी जो इनिशियल 2 वीक्स हैं किसके, अप्रैल के, उसमें 25.84 बिलियन का इनबाउंड शिपमेंट रहा है। तो जो हमारा इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से कई टाइम्स ज़्यादा, बोल सकते हैं कई नंबर ज़्यादा। एक्सपोर्ट हमने किया $18.7 बिलियन का, इंपोर्ट जो 25.8 बिलियन का। तो इंपोर्ट जो है वो हमारा 12.24% से इंक्रीज़ हो रहा है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में इंपोर्ट में इतना इंक्रीज़ देखने को नहीं मिला, 12.2% का ही इंक्रीज़ देखने को मिला, क्योंकि पिछले टाइम इस पीरियड में जो इंपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा कम था बिकॉज ऑफ द लो बेस इम्पैक्ट। हमें ये 12% का इंक्रीज़ देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ द इंपोर्ट। लेकिन वैल्यूएशन पे अगर देखें तो हमने केवल 18.7 का इंपोर्ट किया, जबकि हमने $25.84 बिलियन का इंपोर्ट किया, जबकि 18.71 का एक्सपोर्ट किया है। तो वैल्यूएशन इनबाउंड और आउटबाउंड के वैल्यूएशन के टर्म्स में क्लियरली विजिबल है कि जो इंपोर्ट है वो फास्टर पेस से इंक्रीज कर रहा है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट। हालांकि एक्सपोर्ट में भी एक सफिशिएंट और सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है सिंस लास्ट ईयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। आईटी इंडेक्स सीज शार्पेस्ट डिक्लाइन इन नियरली 2 years. So BSE IT index, that is a gauge of performance of leading tech companies, saw its biggest decline in nearly 2 years. Quarter 4 के रिजल्ट्स आने वाले थे, we were very apprehensive about the IT sector, but जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो BSE IT इंडेक्स के परफॉर्मेंस से पता चल रहा है कि पिछले लास्ट 2 सालों में आईटी सेक्टर की सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रही BSE IT इंडेक्स में। BSE IT इंडेक्स इज द पर्टिकुलर sector index that gauge the performance of leading technology companies, और BSE IT में 4.76% का डिक्लाइन देखने को मिला आफ्टर द डिसअपॉइंटिंग अर्निंग पोस्टेड बाय इंफोसिस। और हमने भी पहले न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि बेंचमार्क जो इंडाइसेस हैं वो इंफोसिस और HDFC की वजह से डाउन हुए, चाहे वो सेंसेक्स हो निफ्टी हो, और यही इम्पैक्ट हमें BSE IT इंडेक्स पर देखने को मिल रहा है, जो कि बेसिकली मेजरली टेक कंपनीज की परफॉर्मेंस को गॉक करता है। और इंफोसिस ने सब अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट नहीं किए, जिसकी वजह से 4.76% का फॉल देखने को मिल रहा है हमें BSE IT इंडेक्स में। सेम ट्रेंड हमें निफ्टी IT इंडेक्स में भी देखने को मिला है, 4.6% का फॉल निफ्टी IT में देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द डिसअपॉइंटिंग प्रॉफिट पोस्टेड बाय इंफोसिस। इंफोसिस इज द कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर। इसके अलावा जो अदर कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, उनकी परफॉर्मेंस का चार्ट ये है। यू कैन जस्ट सी द चार्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियल प्लाइट ऑफ IT सेक्टर, जो कि अभी अंडर प्रेशर है। तो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं टेक कंपनीज के वो अब अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ द डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query or suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.